वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट यानी कि सीमेंट तक पूरा जान लिया था। टाइप्स ऑफ सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये उसी का दूसरा पार्ट होने वाला है। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अभी तक आप लोगों ने AKC टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन जाकर प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और डाउनलोड करने के आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नोट्स मिलेंगे, वो भी आपको बहुत ही कम प्राइस में नोट्स मिलने वाले हैं। वहाँ से जाकर आप परचेज कर लीजिएगा। और सारे नोट्स बता दें सेल्फ मेड हैं, यानी कि हैंड मेड है, यानी कि हाथ से लिखे गए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए गए हैं। आपको उतना ही पढ़कर अपने एग्ज़ाम में जाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के जाना है, उतना ही नोट्स में प्रॉपर लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं उसके आगे के पोर्शन को। और आज इस वीडियो में हो सकता है पूरा चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए, तो जो सेकंड चैप्टर था उसका दूसरा पार्ट ये है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें पढ़ना क्या है, एग्रीगेट। इससे पहले मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा और उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं क्या इसमें, एग्रीगेट। एग्रीगेट किसे कहते हैं? एग्रीगेट मतलब होता है मिलावा। हिंदी में इसे कहते हैं मिलावा। एग्रीगेट को हिंदी में कहते हैं मिलावा। अभी मिलावा होता क्या है? देखिए, मिलावा जो होता है कंक्रीट का एक एलिमेंट होता है, अवयव जिसे कहते हैं हिंदी में। और इसकी जो मात्रा होती है 70 से 75% तक होती है। ठीक, 70 से 75% तक कंक्रीट की मात्रा, कंक्रीट में ये एग्रीगेट होते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, कंक्रीट को दृढ़ता प्रदान करते हैं तथा यह अक्रियशील होते हैं, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, एग्रीगेट कहलाते हैं। अब देखिए, एग्रीगेट जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब गुण क्या क्या होते हैं, एग्रीगेट के कौन कौन से गुण होनी चाहिए, इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये क्या काम करते हैं कंक्रीट में। देखिए, तो ये कंक्रीट को पहले क्या करते हैं, ढांचा प्रदान करते हैं। जैसे एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर से मांसपेशियां लगाई जाती हैं तो बॉडी पूरी फुलफिल हो जाती है। उसी तरीके से कंक्रीट को ढांचा प्रदान करते हैं। ठीक, मतलब ये मान के चलिए मांसपेशियों का काम करते हैं एग्रीगेट। मतलब जैसे शरीर में मांसपेशियां काम करती हैं, जो काम करती हैं वही काम एग्रीगेट करते हैं कंक्रीट में। ठीक, और यह सीमेंट से सस्ता होता है। सीमेंट से सस्ता होने का इसके रीज़न क्या है कि इसको हम लोग नेचुरल तरीके से प्राप्त करते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से भी प्राप्त करते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से उपलब्ध होता है तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू सीमेंट। ठीक, और आगे देखिए, ये फिलर मटेरियल, यानी कि जैसा आप लोगों ने को मैंने इससे पहले बता दिया कि ये जिस तरीके से हड्डी में मांसपेशियां ढांचा प्रदान करती हैं उसी तरीके से ये भी करते हैं। तो ये फिलर मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं कंक्रीट में। ठीक, और ये क्या करते हैं, कंक्रीट की नमी को बनाए रखते हैं, यानी कि कंक्रीट में नमी प्रदान करते हैं। और ये अस्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और उसके साथ साथ ही ये क्या करते हैं, कंक्रीट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाते हैं, यानी कि पावरफुल बनाते हैं, जिससे वो ज़्यादा झटके सह सके, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो सके। ठीक, इसके अलावा ये जो होते हैं कंक्रीट में मिलकर जो वर्केबिलिटी होती है, मतलब स्वीकार्यता, यानी कि कंक्रीट पे कार्य करने के लिए कंक्रीट को उस कार्य योग्य बनाते हैं, यानी कि जमने से रोकते हैं कि मतलब तुरंत ना जमे, स्वीकार्यता प्राप्त हो सके। अब देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, मतलब मिलावे का वर्गीकरण। यानी कि आप लोग एग्रीगेट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे मिलावा आप लोगों के डेली भूल जाएंगे, लेकिन एग्रीगेट नहीं भूलेंगे, तो इसीलिए एग्रीगेट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ के रूप में आपको समझाया है कि कितने प्रकार के कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए,
ये हमारे हो गए एग्रीगेट। मेनली ये दो प्रकार के होते हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स। फाइन मतलब होता है महीन, फाइन को कहते हैं महीन, ठीक, और कोर्स को कहते हैं मोटा, यानी कि फाइन को महीन और कोर्स को मोटा कहते हैं। अब देखिए, अब कोर्स एग्रीगेट भी दो प्रकार के होते हैं। लाइट वेट मतलब हल्के, जो हल्के होते हैं जिसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और एक होता है नॉर्मल वेट, ठीक, मतलब जिसका वजन जो होता है मीडियम साइज में होता है, ना ज़्यादा कम होता ना ज़्यादा अधिक होता है, ठीक। तो ये होते हैं हमारे। अब फाइन एग्रीगेट में क्या आते हैं, अब देखिए इसके फाइन एग्रीगेट मतलब जो महीन मिलावा होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आपको क्या आते हैं, रेत आ गए, बालू हो गया, और फिर प्राकृतिक तथा कृत्रिम बालू हो गए। मतलब रेत और बालू हो गए, चाहे हम पत्थर से तोड़कर बनाए या जो नदियों द्वारा बहाकर लाया गया है, वो हमारे हो गए। और कोर्स एग्रीगेट में क्या होते हैं हमारे, कोर्स एग्रीगेट में जो लाइट वेट होते हैं और जो होते हैं यहाँ पे नॉर्मल वेट, ये दो प्रकार के होते हैं। अभी जो लाइट वेट होते हैं आपको बताए हैं कि उनका ज़्यादा वजन नहीं होता है। अब इसमें क्या आता है, जो हमारे पत्थर होते हैं, कर्स स्टोन होते हैं या पिसे हुए, और मतलब जो जिनकी कड़ों का आकार फाइन या महीन मिलावा से कुछ ज़्यादा होता है, वो हमारे कहलाते हैं कोर्स एग्रीगेट। और कोर्स एग्रीगेट में भी दो प्रकार के, जिनका ज़्यादा वजन नहीं होता वो लाइट वेट कहलाते हैं, और जिनका वजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लाइट वेट, वो हमारे कहलाते हैं नॉर्मल कोर्स एग्रीगेट, ठीक। अब आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक ने आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज। आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फालतू कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण नहीं होंगे, उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे और उनको देखने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि माप के अनुसार मिलावे का वर्गीकरण, यानी कि माप के आधार पे हम लोग कितने प्रकार के मिलावे लेते हैं। देखिए ये होते हैं 4 प्रकार के। मेनली 3 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन 4 प्रकार के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये एक महीन यानी कि फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और ऑल इन एग्रीगेट मतलब मिश्र मिलावा, जिसमें महीन और मोटे दोनों प्रकार के होते हैं। और जो अगला आएगा सिंगल साइज एग्रीगेट। अभी सिंगल साइज एग्रीगेट में मतलब सभी एग्रीगेट मतलब नियर अबाउट एक सेम प्रकार के एग्रीगेट, मतलब सारे मिलावे का आकार जो होता है एक समान होगा, यानी कि 10 mm के हैं तो सारे 10 mm के होंगे, 10 mm या 10 पॉइंट समथिंग या 9.9 इसी के मतलब नियर अबाउट में होंगे, तो कहलाते हैं हमारे सिंगल साइज एग्रीगेट। आगे हम लोग पढ़ेंगे महीन मिलावा। अभी महीन मिलावा किसे कहते हैं, देखिए जो महीन मिलावा होता क्या है मेनली, वैसे तो हम लोगों ने वैसे जान लिया महीन मिलावा किसे कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन यहाँ पे महीन मिलावा के बारे में आप लोग जानिएगा, जो हमारे वेल डिफाइंड डिफिनेशन है उसके बारे में। महीन मिलावा होता क्या है, देखिए, जब मिलावा का आकार यानी कि जब एग्रीगेट का आकार 4.75 mm, ये 4.75 mm क्या है, माप है, ठीक, से कम होता है, तो उस मिलावे को हम लोग कहते हैं महीन मिलावा। अब इसमें मुख्यतः क्या आता है, बालू और रेत आते हैं, जैसा आप लोग यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, बालू और रेत महीन मिलावा के अंतर्गत आते हैं। आगे आप लोग देखेंगे क्या, कोर्स एग्रीगेट मतलब मोटा मिलावा। अभी मोटा मिलावा होता क्या है, देखिए, जब मिलावे का आकार 4.75 mm से ज़्यादा होता है तो उस प्रकार के मिलावे को मोटा मिलावा कहते हैं। इसमें मुख्यतः तोड़े हुए पत्थर और बजरी आते हैं। अब देखिए, हमेशा एग्जामिनर आता है तो वाइवा में आपको पूछता है कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं, तो आप बताइएगा। जो फाइन एग्रीगेट होते हैं वो 4.75 से कम आकार के कण होते हैं, वो उन्हीं को हम लोग फाइन एग्रीगेट कहते हैं, यानी कि जिनके कणों का आकार 4.75 mm से कम होता है, और जिनका 4.75 mm से ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर्स एग्रीगेट कहेंगे।
आप लोग एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्र मिलावा, ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, महीन और मोटा दोनों प्रकार के मिलावे के कण आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक, इसमें महीन और मोटे दोनों प्रकार के मिलावों के कण आपस में मिले होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के एग्रीगेट होते हैं। जैसे 4 mm क्या हुआ और 5 mm क्या हुआ, तो दोनों को मिला दिए। यानी कि जैसे देखिए 4 हमें आपको क्या बताया स्टैंडर्ड साइज 4.75 mm मिलाया। अब कोई मान लीजिए 4.6 mm का हो गया तो महीन मिलावा के अंतर्गत आ गया, यानी फाइन एग्रीगेट। और कोई 4.8 mm का आ गया तो वो क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट के अंतर्गत आ गया। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए 4.8 mm या इससे ज़्यादा कोई साइज देकर ये कौन सा एग्रीगेट के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग 4.75 से ज़्यादा रहेगा तो आप बताएंगे कोर्स एग्रीगेट, और उससे कम रहेगा तो बताएंगे फाइन एग्रीगेट। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, दोनों प्रकार के आते हैं मिलावे, तो हमारे कहलाते हैं मिश्र मिलावा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। इसमें एक अगली हेडिंग जो हमारी आएगी वो आएगी मिलावे के आधार पे वर्गीकरण, आकार के आधार पे मिलावे का वर्गीकरण। ठीक, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं माप के आधार पे, यानी कि साइज के आधार पे, और इसमें क्या पढ़ेंगे, शेप के आधार पे। इससे पहले पढ़े हम लोग साइज के आधार पे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे शेप के आधार पे। ठीक, शेप के आधार पे मिलावे का वर्गीकरण। अब इसमें देखिए, इसमें जो आपका आएगा पहला आ जाएगा गोल मिलावा, जिसे कहते हैं राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट मतलब गोल मिलावा। दूसरा आएगा अनियमित मिलावा, जिसका आकार जैसे अनियमित आकार का होगा, किसी भी आकार में हो सकता है, चाहे टूटा फूटा किसी भी तरह का हो सकता है, वो आएगा हमारा अनियमित आकार के मिलावे में। और जो अगला आएगा वो एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर मतलब नुकीला, जो नुकीला टाइप का, कुछ इस टाइप का हो, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का एग्रीगेट हो गया मेरा। ठीक, ऐसे हो गया जिसपे नुकीला बनाओ। और अगला जो आएगा चपटा मिलावा। चपटा मिलावा को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिंकी एग्रीगेट्स। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से आगे जान लेते हैं ये होते क्या हैं। अब देखिए गोल मिलावा क्या होता है। गोल मिलावा हमारा होता है जिनका आकार लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, देखिए ऐसे मिलावे जिन आकार में गोलाकार होते हैं गोल मिलावा कहलाते हैं। अब गोल मिलावा का जो क्या होता है, सामर्थ्य उच्च नहीं होता। क्यों सामर्थ्य उच्च नहीं होता, कंक्रीट में इनकी सामर्थ्य उच्च नहीं होती और ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, इंटरलॉकिंग कम होती है। इनकी एक फोर्स लगती है, इंटरलॉकिंग फोर्स लगती है, वो ज़्यादा कम होती है, यानी कि एक दूसरे को किस तरीके से अच्छी तरीके से जकड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि गोल मिलावा होंगे तो जानते हैं स्मूथ सरफेस होगा, तो स्मूथ सरफेस होगा तो उतना अच्छे से ये लोग बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। दूसरा जो मेरा होगा अनियमित मिलावा होगा। अनियमित मिलावा, इसमें क्या होगा, कणों के आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक, इनमें कण गोल आकार के नहीं होते हैं, अनिश्चित आकार के होते हैं। ठीक, और इसमें कणों के बीच जो रिक्तता अनुपात होती है 35 से 40% होती है। रिक्तता अनुपात किससे कहते हैं, वाइड रेशियो। मान लीजिए ऐसे कोई ढेर सारे एग्रीगेट रखे गए, इनके बीच में जो ये खाली गैप स्थान होगा उसी को हम लोग कहते हैं रिक्त भाग। ठीक, तो ये रिक्तता अनुपात क्या होगी, ये इनकी 35 से 40% तक होती है। और देखिए लेकिन इनकी एक और खासियत क्या होती है, इनका जो सामर्थ्य होता है वो गोल मिलावे से ज़्यादा होता है। मतलब ये गोल मिलावे से ज़्यादा सामर्थ्य में सामर्थ्यवान होते हैं। और अगला जो हमारा आएगा वो आएगा एंगुलर, यानी कि नुकीला मिलावा। इसमें क्या होता है, ये कणों में इनके नुकीला तथा तिरछपन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं, यानी कि शार्प होते हैं, जिसे कहते हैं अगर कहीं पे लगेगा आपके चमड़ी वमड़ी पे तो काट देंगे। ठीक, और इसमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग काफ़ी अच्छी होती है, माने कि इनके एक दूसरे से बॉन्ड बनाने की जो प्रोसेस होती है उस बहुत जल्दी बना लेते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए ये उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट में प्रयुक्त की जाती है। जो अभी पूछ लिया जाएगी कि एंगुलर मिलावा और फिर गोल मिलावा और फिर चपटा मिलावा में से कौन सा आप यूज करते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, तो आप क्या बताएंगे, एंगुलर एग्रीगेट। आगे हम पढ़ेंगे इसमें फ्लिंकी। फ्लिंकी मतलब होता है चपटा। देखिए जब मिलावे के कणों का आकार उसकी मोटाई का 3/5 भाग होता है तो उसे चपटा मिलावा कहते हैं।
मतलब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई मेरा ऐसे घन टाइप में कोई मेरा ये एग्रीगेट है, ठीक, मान लीजिए। तब इसमें क्या होगा, इसका जो आकार होगा, जैसे इसकी मान लीजिए लेंथ जो हो जाएगी, ऐसे मान लीजिए लेंथ जो होगी, अगर 3D में ऐसे बनाए तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, इसकी मोटाई का, यानी कि जो इसकी मोटाई ये है, इसका 3/5 भाग होगी, यानी कि इसकी मोटाई 3/5 होगी, तो वो कहलाएगा हमारा चपटा मिलावा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, यानी कि क्या क्या देखिए इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक में, मतलब जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं हम लोग अभिलक्षण। अभिलक्षण किसे कहते हैं, एग्रीगेट, मतलब जो एग्रीगेट यानी मिलावे के क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें देखते हैं सरफेस टेक्सचर, मतलब सतही गठन। इसमें क्या होती है, जो हमारे खुरदरी बनावट और सपाट, यानी कि जो इरेगुलर शेप के होते हैं उनमें होता क्या है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू राउंडेड शेप, मतलब गोलाकार कणों की तुलना में जो खुरदरे शेप के होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, यानी कि उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट अगर हम बनाएंगे तो उसमें हम लोग एंगुलर शेप का यूज करते हैं, लेकिन उसको बनाने में हमारी जो उत्पादन करने में वाटर रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जल की आवश्यकता होती है, वो ज़्यादा होती है। ऐसे अगर आप लोगों को ऐसे लिखना होगा तो लिखिएगा एंगुलर शेप, यानी कि त्रिकोणा, एंगुलर को कहते हैं हम लोग कोणीय, यानी कि कोणीय कणों की तुलना में गोलाकार कणों की सामर्थ्य कम होती है, लेकिन उच्च कंक्रीट के उत्पादन में गोलाकार कणों की तुलना में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक, और अगला जो देखिए हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब विशिष्ट गुरुत्व। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व। अब देखिए एग्रीगेट का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसका हमारे स्ट्रेंथ से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है डिजाइनिंग में। ठीक, और इसका डिजाइनिंग में किया जाता है, और ये होता कितना है, 2.6 से लेकर 2.8 के बीच में होता है। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी जो होती है ये मतलब पहले से ही फिक्स होती है, ये हमारी 2.6 से 2.8 के बीच में होता है। ठीक, और देखिए जैसे जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंक्रीट की मतलब डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी सघनता बढ़ती जाएगी। ठीक, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के प्रकार देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको बता दें 2 प्रकार के स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं। और एक होता, पहला जो होता है वो क्या होता है, स्थूल, जिसे कहते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखिए जो मिलावे का शुष्क भार होता है, यानी कि जब हम लोग एग्रीगेट लेते हैं उसमें पानी नहीं मिलाते हैं, उसका जो वेट होता है वो, और अपान में, यानी कि टोटल वेट अपान में मिलावे का रंध्र सहित आयतन। रंध्र मतलब उसमें कंपैक्ट नहीं, यानी कि कुटाई ना की गई हो, यानी कि जो मिलावा होता है उसे कूटने से पहले ही उसका जो आयतन होता है वही कहता है रंध्र सहित आयतन, क्योंकि उसमें रंध्र ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसमें एयर रहे, यानी कि अच्छी तरीके से बैठाई न गई हो। ये हमारा होता है बल्क डेंसिटी, मतलब सॉरी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, आभासी, जिसे कहते हैं एप्रिएंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें मिलावे का शुष्क भार निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं, रंध्र रहित, यानी कि कुटाई करने के बाद जो वेट आता है, आयतन आता है, उसे भार मतलब भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद हमारा आ जाता है आभासी विशिष्ट गुरुत्व। ठीक, आप लोग ये फार्मूला अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में ग्रेविटी कितने प्रकार की होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो हमारा आएगा अगला, ये आएगा उसके बाद बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी किसे कहते हैं, देखिए मिलावे का भार और मिलावे का आयतन। ठीक, मिलावे का जो भार होता है, यानी कि भार बटे आयतन, डायरेक्ट जैसे फार्मूला होता है डेंसिटी बराबर वेट अपान वॉल्यूम, वही हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इसको देखिए क्या होता है, अगर हम अपने शब्दों में लिखें तो क्या होता है, अगर ये हम लोग आयतन को
1 यूनिट मान लें, 1 यूनिट मतलब 1 इकाई मान लें, तो 1 इकाई के आयतन के अगर कोई पात्र ले रहे हैं तो उसको मिलावे से भर रहे हैं, तो जितना उसका वेट होगा वही उसका बल्क डेंसिटी यानी स्थूल घनत्व कहलाएगा। और इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति लीटर होता है। यहाँ पे हम लोग मीटर क्यूब में नहीं लेंगे, लीटर में लेंगे। ठीक, आप लोग याद करिएगा कि यहाँ पे लीटर में लिया जाता है। उसके बाद अगला जो हेडिंग आता है बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये आपको टिप्पणी में लिखने के लिए मिल जाएगा। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड यानी कि बालू का फूलना किसे कहते हैं। ठीक, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, यानी कि बालू का फूलना होता क्या है। तो देखिए बालू का फूलना किसे कहते हैं, जो बालू में मुक्त जलांश यानी कि जो जल होते हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं, पानी की एक पतली झिल्ली बन जाती है, तथा यह झिल्ली क्या करती है, बालू के कणों को चारों तरफ से यानी कि जैसा कि बताया ऐसे कण है इसके चारों ओर से ढक लेती है। अब ऐसे हर एक कण में होता है, तो इस झिल्ली के कारण बालू के बीच में हवा शेष रह जाती है। ठीक, जिसके कारण बालू के कणों के आयतन में वृद्धि होती है, और जो ये घटना कहलाती है ये बल्किंग ऑफ सैंड यानी कि बालू का फूलना कहलाती है। यहाँ पे आप 2 कंटेनर देख सकते हैं जिसमें पहले से कुछ सैंड भरे हुए हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे सेचुरेटेड सैंड है। सेचुरेटेड मतलब सूखे, जिसमें पानी नहीं मिलाई गई है। ठीक, तो इसमें देखिए इसका आयतन इतना आया, जब इसमें पानी मिला दी जाती है इसका आयतन इतना आ गया, तो ये जो स्मॉल एच की हाइट का अंतर आ रहा है इतना, मतलब इसके आयतन में परिवर्तन आ गया। तो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, इससे समझ सकते हैं। ठीक, और देखिए इसके लिए हमारा एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो होता है, और इसकी फार्मूले क्या होती है बल्किंग ऑफ सैंड की, उसको पहले देख लीजिएगा। देखिए मान लीजिए बल्किंग ऑफ सैंड जो होता है परसेंटेज में निकाला जाता है, और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं H1 माइनस H2। अभी यहाँ पे क्या होता है, H1 क्या है, जो हमारा गीली यानी H1 मतलब गीली बालू है, उसकी कंटेनर में भरने के बाद जो हाइट है वो है, और H2 जो है सूखी कंटेनर में बालू की हाइट है। तो H1 माइनस H2 बट्टे H2 गुणे 100 कर देंगे, तो आप यहाँ पे बल्किंग ऑफ सैंड यानी कि कितने बालू के आयतन में वृद्धि हुई है यानी कि कितना फूला है उतना हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्राफ है, देखिए इसमें भिन्न भिन्न जो होते हैं सैंड होते हैं, जैसा आपको पता होगा कि फाइन होते हैं, मीडियम होते हैं, कोर्स होते हैं, उनके लिए भिन्न भिन्न इसकी वैल्यू होती है। ठीक, तो देखिए परसेंटेज वैल्यू कैसे बढ़ते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे आगे कैसे यहाँ पे परसेंटेज मॉइस्चराइजर यानी कि जैसे जैसे नमी बढ़ती है, नमी के साथ देखिए यहाँ पे जो है हमारा सबसे कम जो बल्किंग होता है यानी कि फूलता है बालू, वो हमारा कोर्स सैंड होता है। क्यों? क्योंकि ये मोटा होता है, इसमें कणों की संख्या तो ऑलरेडी कम होगी, तो इसमें ज़्यादा मतलब हर एक कणों की संख्या कम होगी, तो जाहिर सी बात है आयतन में मतलब पानी का जो कण होंगे वो कुछ कम कणों पर ही बनाएंगे, तो इनकी जो बल्किंग यानी कि फूलने की प्रक्रिया होती है ये कम होगी। उसका मीडियम है तो मीडियम पे और ज़्यादा हो जाएगा, और फाइन में सबसे ज़्यादा होता है ये, यानी कि जितना महीन बालू होगा उसमें बालू के फूलने की प्रक्रिया उतने ज़्यादा होती है, उतने ज़्यादा बल्किंग करेगा। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बल्किंग होगा किस सैंड में होगा, फाइन एग्रीगेट यानी कि महीन कण वाले बालू होंगे, उसके बाद मीडियम कण वाले, और सबसे कम कोर्स मतलब मोटे कण वाले बालू में होगा। अब आगे देखिए क्या है, आगे हमारा है ग्रेडिंग। अभी ये पूछा जाता है आपको सिलेबस में भी है, व्हाट इज़ द ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग को कहते हैं श्रेणीकरण, यानी कि किसी सीरीज में रखने को हम लोग कहते हैं श्रेणीकरण। अब देखिए मिलावे को विभिन्न माप के कणों को एक सीरीज में या एक निश्चित क्रम में श्रेणी के रूप में रखना श्रेणीकरण कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें इसे कहते हैं ISU, मतलब ये चालनी है। ठीक, SU मतलब होता है छननी, अगर वैसे अपने लैंग्वेज में यूज किया जाए तो छननी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm और 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, ऐसे मतलब नीचे से ऊपर तक बढ़ती हुई मतलब साइज बढ़ते हुए में रखा गया। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे ऊपर हम लोग डालते हैं
पूरा जो हम लोग मटेरियल जिसको हम लोग ग्रेडिंग करना रहता है, जो भी मटेरियल या तो उसको डालते हैं, उसके बाद छानते हैं, इसको चलाते हैं, मतलब हाथ से ही इधर उधर चलाते हैं, जैसे आटा हम लोग चालते हैं। ठीक, तो प्रत्येक में क्या होता है, जो जिस माप के आकार के कण होते हैं उस चलने में रुक जाते हैं मोटे कण, और उससे महीन वाले नीचे गिरते हुए चले जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इनका श्रेणीकरण कर लिया जाता है। अब श्रेणीकरण में एक विशेष ध्यान ये देना है, देखिए जो घनत्व का विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें। और देखिए अधिकतम घनत्व के कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिकतम होती है, यानी कि जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, यानी कि और घनत्व अधिक कब होगा, जब कणों का आकार बड़ा होगा, यानी कि कणों का आकार बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वैल्यूम जो होगा वो इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ग्रेडिंग कर लेते हैं। और आगे देखिए, आगे क्या पढ़ते हैं, वाटर मतलब जल। आपको जो है सिलेबस में दिया था कि वाटर में पढ़ना था, थोड़ा इंट्रोडक्शन ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें पढ़ने के लिए। वाटर की जल क्या होते हैं, तो आपको जो सिलेबस में था, मैं सिलेबस में बता दूं आपको सिलेबस में क्या पढ़ना था। इसमें पढ़ने था वाटर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट एज पर IS कोड। IS कोड 456 के अनुसार आपको कितनी क्वांटिटी में वाटर चाहिए उसकी गणना करेंगे। और बता दें इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वाटर सीमेंट रेशियो आएगा, यानी कि WC हिंदी में मतलब शॉर्ट फॉर्म में W/C लिख दिया जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो। वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को पूरा विस्तार से। इसमें आप लोग इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन ही सिर्फ है सिलेबस में, इस चैप्टर के सिलेबस में। तो देखिए इसमें है वाटर क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए निर्माण के लिए पानी की गुणवत्ता का नियमित रूप से परीक्षण या निगरानी की जानी चाहिए। जब हम कोई भी निर्माण करते हैं तो उसमें जो वाटर होता है यानी कि जल होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये स्ट्रेंथ पे विशेष प्रभाव डालती है, यानी कि इफेक्ट डालती है कि किस तरीके से कंक्रीट की सामर्थ्य कैसी होगी, यानी कि रिएक्शन कंक्रीट से करेगी कि नहीं। तो उस तरीके से निगरानी करनी चाहिए कि होना क्या चाहिए वाटर में। और देखिए क्योंकि यह कंक्रीट की समग्र ताकत को प्रभावित करती है, यानी कि संपूर्ण ताकत को प्रभावित करती है। बोले तो सेटिंग टाइम को भी प्रभावित करती है, और फिर क्यूरिंग को भी प्रभावित करती है कि किस तरीके से कितना पानी या कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा। अब देखिए सादे और प्रबलित यानी कि जो सिंपल कंक्रीट होती है और RCC सीमेंट कंक्रीट होती है, उसके लिए अनुमेयक सीमा जो है, अनुमेयक सीमा मतलब परमिसिबल वाटर कितनी होती है। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिया है, इस टेबल को अच्छे से आप लोग एनालाइज कर लेते हैं। देखिए कितना होता है, देखिए इसमें क्या क्या मटेरियल होने चाहिए। देखिए टाइप ऑफ सॉलिड इन वाटर, यानी कि जो ठोस हैं उसमें कितना वाटर होना चाहिए, और परमिसिबल लिमिट यानी कि कंट्रैक्शन के समय कितना हो चाहिए। तो उस वाटर में क्या होना चाहिए, जो सॉलिड वाटर में कौन कौन से सॉलिड होने, जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो ऑर्गेनिक मतलब जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं वो 200 ml प्रति लीटर होने चाहिए, mg प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर होने चाहिए। यानी कि इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो इफेक्ट को प्रभावित करेगा। और जो इनऑर्गेनिक मैटर होंगे अकार्बनिक, वो 3000 मिलीग्राम प्रति लीटर होंगे। ठीक, और सल्फेट किसे कहते हैं, SO4 की मात्रा जो होती है 1 लीटर पानी में हमारी 500 मिलीग्राम होनी चाहिए, यानी कि 500 mg हमारी यहाँ पे देखिए 500 mg होनी चाहिए। ठीक, और जो क्लोराइड्स होंगे, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन से जो मिलते जुलते होंगे, उनकी जो मात्रा होगी वो देख लीजिए कितनी है हमारी यहाँ पे। देखिए 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर, और किसके लिए है, RCC के लिए। ठीक, और जो हमारा 2000 है, 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर, वो PCC के लिए है। RCC मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि जिसमें हम लोग PCC में हम लोग एक क्या बोलते हैं, सरिया यूज नहीं करते हैं। तो अगर सरिया नहीं यूज करेंगे तो वो हो जाएगा PCC, और सरिया यूज करेंगे तो हो जाएगा RCC। उसके बाद 2 सस्पेंडेड मैटर होते हैं, जो मतलब और घुलनशील होती हैं अशुद्धियाँ, उनकी मैक्सिमम मात्रा जो होनी चाहिए 200 mg
प्रति लीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो मान लीजिए हम उसको यूज में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज़्यादा यूज में होगा तो हमारे जलयोजन की क्रिया को इफेक्ट करेगा, स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा, तो कंक्रीट प्रॉपर स्ट्रेंथ अपने आप में नहीं पकड़ पाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ तक था आपका ये सेकंड चैप्टर कंक्रीट के घटक। आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने जो बताए हैं एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लिए, बिल्कुल फ्री है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।